हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुशील सर, इजी फिजिक्स वाला। और आज मैग्नेटिज्म एंड मैटर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो लेक्चर। इम्पॉर्टेंट इन द सेंस सुनने में अच्छा है, कहानी है, लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ समझने का इतना है नहीं, इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। टॉपिक है अर्थ मैग्नेटिज्म या टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म। समझ गए ना? आपने सुना होगा कि हमारी अर्थ एक ह्यूज मैग्नेट की तरह से बिहेव करती है, तो उसके पीछे की वजह क्या है? हमें ये वजह भी तो जाननी पड़ेगी ना कि आखिर अर्थ मैग्नेटिज्म है किसकी वजह से है या नहीं है, इसके एविडेंस क्या हैं, अर्थ मैग्नेटिज्म के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। तो ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपने सबने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में कि अर्थ मैग्नेटिज्म का पता कैसे चला था। तो स्टार्टिंग की बात लगभग बिफोर 600 BC। तो आपने सुना होगा ग्रीस में एक जगह थी मैग्नीशिया, वहाँ पर कुछ शेफर्ड वगैरह थे, बकरियाँ भेड़ चलाने वाले। वो जब वहाँ बकरियाँ या भेड़ चला रहे थे, उनके जूते जो है ना वहाँ चिपक रहे थे। अब वहाँ कोई एडेसिव तो था नहीं, जूते के नीचे जो नेल्स होती हैं, आयरन नेल्स, लोहे की कीलें होती हैं ना, उनकी वजह से ऐसा कुछ हो रहा था। तो पता चला कि भाई इसके अंदर कोई मैग्नेट जैसी प्रॉपर्टी है अर्थ के अंदर। मतलब बहुत पहले की बात है ये। मैं कहानी इसलिए बता रहा हूँ जैसे आपको पता चले कि भाई हमें पता कैसे चला कि अर्थ मैग्नेटिज्म है। तो कहानी वहाँ से शुरू हुई, ग्रीस से, मैग्नीशिया से। फिर जब पता चला कि भाई अर्थ के अंदर कुछ ऐसी चीज़ है जो लोहे की कील को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, मतलब मैग्नेट की व्यवस्था है, मतलब अर्थ के अंदर मैग्नेटिज्म है, तो फिर इस पर ध्यान गया तो देखा गया भी और भी कोई एविडेंस हो सकते हैं अर्थ मैग्नेटिज्म के। तो फिर कहानी शुरू हो गई कि भाई अर्थ मैग्नेटिज्म है तो इसके एविडेंस क्या है, किसकी वजह से है, इसके एलिमेंट क्या है। तो चलिए कॉपी पेन लेकर के देखिए, ऐसा है थ्योरी का टॉपिक है, तो मैं जो भी बोलूँगा वो आपको लिखना है। हो सकता है मैं सारी बातें यहाँ पर नहीं लिख पाऊँ, मैंने कहा ना कोई बहुत ज़्यादा डेरिवेशन से ऐसा कुछ है नहीं इसमें। सिर्फ अगर आपने बातें सुन भी ली, उनको याद भी रख लिया है, तो बस आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें 3 चीज़ें पढ़नी हैं। एक तो हमने कहानी बता दी भी अर्थ मैग्नेटिज्म का एविडेंस हमें मिल गया था वहाँ से, ग्रीस में, मैग्नीशिया में जो शेफर्ड थे उनके जो जूते वो चिपक रहे थे, इसका मतलब अर्थ के अंदर मैग्नेटिज्म होता है। तो बाकी हम और भी स्टोरी बताएंगे आपको, बहुत भी कमाल की चीज़ें बताई जाएंगी आपको वैसे पता है सब, ये बहुत छोटा टॉपिक है। तो 3 चीज़ें हमें बेसिकली पढ़नी आज के वीडियो लेक्चर में। एक तो एविडेंसेस रिगार्डिंग अर्थ मैग्नेटिज्म, मतलब अर्थ के अंदर मैग्नेटिज्म है, इसके क्या प्रमाण हैं। केवल वो शेफर्ड वाला नहीं चलेगा, और भी कुछ एविडेंस देने पड़ेंगे। अब हमने अगर एविडेंस दे दी अर्थ मैग्नेटिज्म की भी अर्थ मैग्नेटिज्म है, इसकी ये एविडेंस हैं, तो फिर बात आती है कि उसके पीछे की वजह क्या है, कॉज ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म क्या है। तो हम आपको बता दें अभी तक भी अर्थ मैग्नेटिज्म का कोई फाइनाइट कॉज नहीं है। मतलब ऑल कॉजेज रिगार्डिंग अर्थ मैग्नेटिज्म आर प्रोबेबल कॉज। किसी साइंटिस्ट ने कुछ कह दिया कि अर्थ मैग्नेटिज्म मे बी ड्यू टू दिस रीजन, अर्थ मैग्नेटिज्म मे बी ड्यू टू दिस रीजन। तो अभी तक भी कोई फाइनाइट कॉज नहीं है। तो जो भी हम पढ़ेंगे वो सारे प्रोबेबल कॉज हैं कि अर्थ मैग्नेटिज्म इसकी वजह से हो सकता है। तो 2 चीज़ें हो गई। पहली चीज़ क्या बताई मैंने कि अर्थ मैग्नेटिज्म है या नहीं, इसका एविडेंस हमें देना पड़ेगा। जब हमने एविडेंस दे दिया अर्थ मैग्नेटिज्म है, तो हमें क्या देना पड़ेगा, कॉज, इसका प्रिंसिपल क्या है, इसके पीछे का थ्योरी क्या है कि कहाँ से आया अर्थ मैग्नेटिज्म। और उसके बाद तीसरी चीज़ पढ़ेंगे जो इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन आता है, एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। तो 3 एलिमेंट्स हैं, एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो इस चैप्टर को या इस टॉपिक को बेसिकली टीचर इतना टिपिकल बना देते हैं, तो आप टिपिकल मत सुनो, आप बहुत सीधी सीधी बातें जान लो कि आपको 2-3 एविडेंस ध्यान रखने हैं कि अर्थ मैग्नेटिज्म इसकी वजह से, अर्थ मैग्नेटिज्म है, इसके ये 2-3 एविडेंस हैं। फिर 2-3 कॉज याद कर लेना और 3 एलिमेंट है। 3x3 की मैट्रिक्स बना लेना, 3-3-3 की, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉपी पेन ले लीजिए, मैं भी चौक ले लेता हूँ भाई। तो सबसे पहला काम मैंने क्या बताया था, एविडेंसेस रिगार्डिंग अर्थ मैग्नेटिज्म। एविडेंसेस रिगार्डिंग अर्थ मैग्नेटिज्म।
ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, एक तो हमने सेफर्ड वाला बता दिया था, वो तो कहानी के फॉर्म में था। अब यहाँ से शुरू कर दो। अगर हम किसी मैग्नेटिक नीडल या मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कराएं, देन इट ऑलवेज स्टेज इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट। अगर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, जैसे मान लो हमने किसी नीडल को लटकाया, तो वो हमेशा उसी डायरेक्शन क्यों जा रही है? समझ गए ना भाई, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल हमेशा इधर ही क्यों जा रहा है? इसका मतलब उधर कहीं कोई साउथ चीज़ है ना जो नॉर्थ को वहीं खींच के ले जाती है। तो मतलब अगर अर्थ मैग्नेटिज्म नहीं होता तो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में स्टे नहीं होती। तो सबसे पहला एविडेंस ऑफ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट या मैग्नेटिक नीडल always rests in नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। पहला एविडेंस कि हम जब भी किसी मैग्नेट को सस्पेंड कराते हैं तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही ठहरती है। इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन या ओनली ड्यू टू अर्थ मैग्नेटिज्म। दूसरा एविडेंस, अगर किसी आयरन पीस को, लोहे के टुकड़े को जमीन के अंदर गाड़ दें तो कुछ टाइम बाद वो मैग्नेट बन जाता है। ये तभी संभव है जब अर्थ के अंदर मैग्नेट हो, तभी तो उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाएंगी ना। तो इफ एन आयरन पीस इज buried inside the earth, then after some time, वैसे ये सम टाइम तो नहीं होता है लेकिन किताबों में सम टाइम लिखा है, आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, याद कर लो आप, इट बिकम्स अ मैग्नेट। अगर हम किसी लोहे के टुकड़े को जमीन के अंदर गाड़ दें और काफ़ी टाइम बाद निकालें तो वो मैग्नेट बन जाता है, उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाती है। तो ये कब संभव है? जब अर्थ के अंदर मैग्नेटिज्म होगा तब तो उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आएगी। तीसरा एविडेंस, मैंने कहा बहुत ज़्यादा आपको याद नहीं रखने, आप 3 एविडेंस याद कर लो, 3 कॉज याद कर लो और 3 ही एलिमेंट हैं। तो 3 3 3 बस खत्म टॉपिक, ज़्यादा कुछ है नहीं। अब भाई यहाँ से एग्जाम में क्या पूछा जाएगा? कुछ भी तो नहीं पूछा जाएगा। अब ये तो टॉपिक है अर्थ मैग्नेटिज्म, बस यहाँ पर पढ़ने वाली चीज़ सिर्फ क्या है? एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वहाँ पर छोटे मोटे 1-2 फार्मूले आएंगे और वहीं से कोई न्यूमेरिकल बनेगा। बाकी बताओ, इसमें ये थोड़ी एग्जाम में पूछा जाएगा गिव द एविडेंसेस रिगार्डिंग अर्थ मैग्नेटिज्म। ठीक है, बोर्ड में पूछते जाए तो बात अलग है। तो तीसरा एविडेंस, अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रल पॉइंट। अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रल पॉइंट। जब हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं मैग्नेट को लेकर के तो हमें न्यूट्रल पॉइंट मिलते हैं। अगर नॉर्थ फेसिंग नॉर्थ करके खींचेंगे तो इक्वेटर पे न्यूट्रल पॉइंट आते हैं, नॉर्थ फेसिंग साउथ करके खींचेंगे तो एक्सिस पे न्यूट्रल पॉइंट्स आते हैं। न्यूट्रल पॉइंट का मतलब है, जैसे आपने मैग्नेट लिया, मान लीजिए ये मैग्नेट है नॉर्थ साउथ, आपने ऐसे फील्ड लाइंस बनाई, नॉर्थ से निकल के साउथ में जा रही हैं। अब आप क्या देखेंगे, इस तरह से यहाँ कहीं पर, यहाँ पर न्यूट्रल पॉइंट मिलते हैं। क्या मिलते हैं? न्यूट्रल पॉइंट्स मिलते हैं। न्यूट्रल पॉइंट का मतलब है कि इस रीजन में यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना है? 0 है। अब मैग्नेटिक फील्ड 0 होने की वजह, इसका मतलब जैसे इस मैग्नेट का यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगा, इस मैग्नेटिक वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा ना, और फिर भी यहाँ मैग्नेटिक फील्ड 0 हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर डेफिनेटली कोई दूसरा मैग्नेटिक फील्ड है जो इस मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में उसको न्यूट्रलाइज कर रहा है।
तो अगर अर्थ मैग्नेटिज्म, भाई मैंने क्या बताया, ये मैग्नेट है, इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड होता है, लेकिन यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, न्यूट्रल पॉइंट है, इसका मतलब यहाँ पर कोई दूसरा भी मैग्नेटिक फील्ड है जो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को न्यूट्रलाइज कर रहा है। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो इसको न्यूट्रल कर रहा है। तो न्यूट्रल पॉइंट्स का मिलना ये बताता है कि अर्थ मैग्नेटिज्म है। अगर अर्थ मैग्नेटिज्म नहीं होता तो न्यूट्रल पॉइंट नहीं मिलता। तो हमने ये क्या लिखे, तीन, दीज आर द थ्री मेन एविडेंसेस रिगार्डिंग अर्थ। भूल जाओ बुसेफर्ड वाली कहानी। तो ये तीन बेसिकली हमने एविडेंस दिए जिनसे ये प्रूफ होता है कि 100% अर्थ मैग्नेटिज्म है। अगर अर्थ मैग्नेटिज्म नहीं होता तो ये फिनोमेना नहीं होती, न्यूट्रल पॉइंट नहीं मिलता। लोहे के टुकड़े को जमीन के अंदर गाड़ो तो मैग्नेट क्यों बन जाएगा भाई? अंदर मैग्नेट कोई है या मैग्नेटिक बिहेवियर है तभी तो उसमें मैग्नेट की प्रॉपर्टी आएंगी। नीडल को लटकाते हो हमेशा उसी तरफ क्यों जा रही? इसका मतलब वहाँ कोई चीज़ अट्रैक्ट कर रही है उसको। तो कहने का मतलब ये एविडेंस हमें बता रहे हैं कि अर्थ मैग्नेटिज्म है। अब मेन काम किसकी वजह से, कहां से आया, ये काम है मेन। देखिए इस टॉपिक को बहुत हल्का करके ही पढ़ो, हम हल्का ही पढ़ा रहे हैं। ज्यादा पढ़ोगे तो दिक्कत हो जाएगी। अभी मैं अगर ज्यादा पढ़ाऊं ना अंदर घुस के, अर्थ बनाऊं, मैग्नेट बनाऊं, अर्थ की फील्ड लाइंस बनाऊं, ज्योग्राफिक, अरे पागल हो जाओगे तुम। तो जो चीज हमें पढ़नी है काम की वो पढ़ लो, और रिसर्च करनी हो अर्थ मैग्नेटिक पे तो फिर आप बाद में पढ़ते रहना, समझ रहे ना। तो हमने बताया एविडेंसेस रिगार्डिंग अर्थ मैग्नेटिज्म। हम बात करेंगे कॉज ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। कॉज ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म या प्रिंसिपल ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। प्रिंसिपल ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में ही कह दिया था कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अलग अलग मत दिए, कह सकते हो आप, अलग अलग कारण बताए, लेकिन अभी भी कोई फाइनाइट कॉज नहीं है रिगार्डिंग अर्थ मैग्नेटिज्म। कुछ जो प्रोबेबल कॉज है वो हम आपको बता रहे हैं। नंबर 1, सबसे पहले गिलबर्ट ने बताया था, साइंटिस्ट का नाम याद नहीं रख पाओगे तो भी कोई बात नहीं, गिलबर्ट। इन्होंने बताया था कि अर्थ के कोर पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेट रखा है। अकॉर्डिंग टू गिलबर्ट देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट एट द कोर ऑफ अर्थ या क्रेस्ट ऑफ अर्थ। एंड अर्थ मैग्नेटिज्म may be due to that magnet। इन्होंने बताया कि अर्थ का जो क्रेस्ट है, सेंटर, वहां पर बहुत बड़ा मैग्नेट रखा है भाई, उसकी वजह से अर्थ मैग्नेटिक फील्ड शो हो रहा है, अर्थ एक मैग्नेट तरह से बिहेव कर रही है। लेकिन ये कॉज तुरंत ही डिस्कार्ड कर दिया गया। डिस्कार्ड इसलिए कर दिया गया कि जो अर्थ का कोर है, द टेम्परेचर ऑफ कोर इज मच हाई, इतना ज्यादा है कि वहां पर किसी भी तरह का मैग्नेटिज्म या मैग्नेट अगर है तो वो उसका मैग्नेटिज्म रिटेन कर ही नहीं सकता है। समझ गए ना? द टेम्परेचर ऑफ कोर इज वेरी हाई, सो नो मैग्नेटिज्म कैन रिटेन देयर। वहां पर किसी भी तरह का मैग्नेटिज्म रह ही नहीं सकता है। पहली बात, गिलबर्ट ने आइडिया दिया, वहीं पर कर दिया हमने ध्वस्त।
दूसरा आइडिया देखो, मेन जो चीज़ है, कॉन्सेप्ट है, हम उसी की तरफ चल रहे हैं जो कई साइंटिस्ट का मत है। ये है रोटेशन ऑफ अर्थ। ध्यान से सुनिए जो मैं कह रहा हूँ। अर्थ का जो क्रेस्ट है, सेंटर पार्ट जो अर्थ का है, कोर है, वहाँ पर बहुत सारा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस मोल्टन स्टेट में है। एट द crest of earth there is a ferromagnetic substance in the form of molten state। मतलब अर्थ का जो कोर है वहां पर बहुत सारा मेटेलिक फ्लूइड कह सकते हो आप। फेरोमैग्नेटिक का मतलब क्या, आयरन है, कोबाल्ट है, निकल, आप मेटेलिक फ्लूइड भी कह सकते हो कि अर्थ का जो क्रेस्ट है वहां पर बहुत सारा मेटेलिक फ्लूइड है। अब अर्थ जब रोटेट होगी तो वो मेटेलिक फ्लूइड रोटेट होगा। अब अर्थ के कोर का टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि वो जो मेटेलिक फ्लूइड है उनके जो एटम्स हैं वो आयोनाइज हो जाते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन निकलेगा हाई टेम्परेचर पे तो एटम क्या हो जाएगा, आयोनाइज हो जाएगा। तो इसका मतलब फ्लूइड रोटेट होने का मतलब क्या है कि मेटेलिक आयंस रोटेट हो रहे हैं। ध्यान रखना, अर्थ का जो कोर है वहां पर हमने क्या बताया, बहुत सारा मेटेलिक फ्लूइड है। अब हम और अंदर की बात करें, मैंने कहा मैं कठिन नहीं बनाना चाहता, तो आप मेटेलिक फ्लूइड जो है ना वो बेसिकली मेटेलिक आयंस में कन्वर्ट हो रहा है ड्यू टू द लार्ज टेम्परेचर। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो जो फ्लूइड के आयंस हैं, एटम्स हैं, वो आयोनाइज हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उसमें हाई टेम्परेचर की वजह से। तो जो मेटल है उसके जो एटम्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, आयंस में। तो अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट क्या रखिए कि जब अर्थ रोटेट हो रही है तो जो मेटेलिक आयंस हैं अर्थ के अंदर वो भी रोटेट हो रहे हैं। समझ गए ना। ड्यू टू वेरी हाई टेम्परेचर metallic ions are produced। metallic ions are produced and due to rotation of earth these metallic ions rotates। जब मेटेलिक आयंस रोटेट होंगे तो क्या होगा, रोटेशन ऑफ आयंस जब होता है तो करंट लूप बनता है। करंट लूप बनता है तो करंट लूप एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह से बिहेव करता है। मतलब अर्थ के अंदर एक जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है वो इसकी वजह से हो रहा है। ये एक प्रोबेबल कॉज है। ध्यान से सुनिए, अर्थ के क्रैश जो है ना उसमें बहुत सारा मेटेलिक फ्लूइड है। वो मेटेलिक फ्लूइड जो है ना मेटेलिक आयंस प्रोड्यूस करता हाई टेम्परेचर पे। जब अर्थ रोटेट होती है, रोटेट तो हो ही रही ना, मतलब वो फ्लूइड रोटेट होने का मतलब है मेटेलिक आयंस रोटेट हो रहे हैं। रोटेटिंग आयंस करंट लूप बनाते हैं और अर्थ मैग्नेटिक मे बी ड्यू टू दैट करंट। अब ये मत करना करंट की वजह से, मैं करंट का मतलब मैंने पहले ही बताया था इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में कि करंट लूप का मतलब मैग्नेटिक डाइपोल, मतलब मैग्नेटिक फील्ड। चलिए, तो दीज मेटेलिक आयंस रोटेट्स एंड हेंस करंट लूप फॉर्म करंट लूप बनाते हैं एंड अर्थ मैग्नेटिक मे बी ड्यू टू दैट करंट। अर्थ मैग्नेटिज्म may be due to that। भाई बहुत जोर आ रहा है लिखने में, आप मुझे सुनिए, किताबों में सब लिखा है। पहले इसको नोट कर लें। ये हट गया मैं साइड से, स्क्रीन छोड़ दिया है मैंने, पॉज कर लीजिए। चलिए, तो मैं क्या बता रहा था, मैं बात कर रहा था प्रोबेबल कॉज रिगार्डिंग अर्थ मैग्नेटिज्म। तो मैंने जो मोस्ट एक्सेप्टेड कॉज बताया वो ये बताया कि अर्थ का जो क्रेस्ट है
उसके अंदर बहुत सारा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस या मेटेलिक फ्लूइड भरा है। हायर टेम्परेचर पे वो जो मेटेलिक फ्लूइड है उसके जो एटम्स हैं वो मेटेलिक आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ध्यान रखना, सुन रहा है? जब अर्थ का रोटेशन होता है तो वो मेटेलिक आयंस रोटेट होते हैं। रोटेटिंग आयन एक करंट लूप बनाते हैं और करंट लूप होगा तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये ऑर्स्टेड भाई साहब ने, ऑर्स्टेड ताऊ जी ने बताया था अपने को। तो चलिए, ये प्रोबेबल कॉज थोड़ा एक्सेप्टेबल है। और भी जितने कॉज हैं, अर्थ सरफेस पे बहुत सारे आयंस। देखिए नेक्स्ट कॉज है वो इसी से रिलेटेड है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ मैं आपको। तीसरा कॉज, देयर आर सो मैनी आयंस एंड गैसेज आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। लाइन समझ में आ रही है? अर्थ सरफेस पे बहुत सारे आयंस या गैसेस प्रेजेंट हैं। अब मान लो जो गैसेस हैं, सन से आने वाली जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं, वो गैसेस को क्या कर देती हैं? आयोनाइज कर देती। मतलब कहने का ये है कि अर्थ सरफेस पे आयंस हैं, इंडिविजुअल आयंस भी हैं और जो गैसेस हैं वो भी आयोनाइज हो जाती हैं ड्यू टू द अल्ट्रा वायलेट रेज एंड ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ। तो वो आयंस भी अर्थ सरफेस के साथ साथ रोटेट हो रहे हैं। अरे भाई, हम ऐसे घूम रहे हैं तो हमारे कंधे पे कोई आदमी बैठा है वो भी ऐसे घूमेगा। तो अर्थ सरफेस पे जो आयंस हैं, ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ, these ions are also rotated and hence अर्थ सरफेस पे क्या क्रिएट हो जाएगा? करंट लूप ड्यू टू द रोटेशन ऑफ आयंस। तो अर्थ क्या हो जाएगी? मैग्नेटाइज। करंट लूप है मतलब वहां पर मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये भी जो तीसरा कॉज बताया ये किस पे बेस्ड है? रोटेशन ऑफ अर्थ पे। अर्थ रोटेट होती है तो अर्थ के सरफेस पे जो भी आयंस प्रेजेंट है वो रोटेट होंगे। रोटेटिंग आयन क्या बनाएंगे? करंट लूप बनाएंगे एंड अर्थ मैग्नेटिज मे बी ड्यू टू दैट करंट। तो ये कुछ प्रोबेबल कॉज मैंने बताए थे, 2-3, जिनको आपको याद रखना। 3 मान लो, ये विल्बर्ट वाला हटा दिया, ये क्रेस्ट वाला और ये तीसरा वाला जो अर्थ सरफेस पे रोटेशन ऑफ आयंस होता है। अर्थ सरफेस पे आयंस हैं, इस बात को आप इनकार नहीं करेंगे। और अगर कर भी रहे हैं तो अर्थ के सराउंडिंग में एटमॉस्फेयर जो अर्थ का है वहाँ गैसेस तो हैं, ये तो मानोगे। चलिए, गैसेस हैं तो सन से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेज क्या कर देती है? गैस को आयंस में कन्वर्ट कर देती है, तो आयंस प्रेजेंट हो जाते हैं। अर्थ का रोटेशन होगा, वो आयंस रोटेट होंगे और रोटेटिंग आयंस बिहेव्स लाइक अ करंट लूप एंड अर्थ मैग्नेटिक मे बी ड्यू टू दैट करंट। तो ये थे कुछ प्रोबेबल कॉज। अब हम बात पे आ रहे हैं तीसरी और इंपॉर्टेंट चीज, एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ये थोड़ा काम की चीज है, यहां से कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन या डेफिनेशन आ जाती हैं। तो मैंने आपको बताया था 3 एविडेंस याद कर लेना जो मैंने लिखे थे, 3 कॉज याद कर लेना जो मैंने 2 तो लिख दिए, तीसरा मैंने ऊपर बता दिया है, और 3 ही एलिमेंट हैं। तो आप इन चीज़ों को याद कर लें तो आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, इसमें ज़्यादा कुछ बचता है नहीं। तो चलिए अब हम बात करेंगे एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। देखिए यहां पर 2-3 डेफिनेशन है, काफी काम की है। पहले हम एलिमेंट्स बता दें, फिर हम उन पे बात करेंगे। एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ मैग्नेटिक, तीन एलिमेंट हैं। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, दूसरा एंगल ऑफ टिप, और तीसरा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। देखो बहुत साफ साफ, बहुत सरल भाषा में समझने का प्रयास करते हैं।
दो टर्म यहाँ पर आएंगे, एक तो मैग्नेटिक मेरिडियन और एक ज्योग्राफिकल मेरिडियन। तो पहला एक टर्म मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन, it is the vertical plane, it is the vertical plane passing through the axis of freely suspended magnetic needle या मैग्नेट। हम किसी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कराएं, जैसे मान लो ये पेन है, ये लटका हुआ है ऐसे ही पोजीशन पे है, तो इसकी जो एक्सिस है, इससे पास होने वाला जो वर्टिकल प्लेन होगा उसको हम क्या कहेंगे? मैग्नेटिक मेरिडियन। ये मैग्नेट लटकी है, इसकी एक्सिस से पास होने वाला वर्टिकल प्लेन, जैसे मान लो ये नीडल इस प्लेन में है, ऐसे लटकी है, तो ये ब्लैक बोर्ड क्या हो गया? मैग्नेटिक मेरिडियन। अब इस मैग्नेटिक मेरिडियन में जैसे हमने नीडल को लटकाया और मान लो नीडल ऐसे है, तो प्लेन तो बोर्ड ही रहा ना, मैग्नेटिक मेरिडियन नहीं रहा ना, लेकिन प्लेन में ये डिप हो गई एंगल। हम अभी एंगल ऑफ डिप की बात करेंगे। भाई हमने किसी चीज को धागे से बांध के लटकाया, 1 मिनट अगर हमें धागा प्रोवाइड करा दें तो थोड़ा सा धागा दे दो। जैसे हम इसको धागे से बांध के लटकाएंगे तो जरूरी नहीं कि ये नीडल जो है ना सीधी ऐसे हॉरिजॉन्टल ही रहे, ये नीडल थोड़ा सा ऐसे भी। तो बात हो रही थी मैग्नेटिक मेरिडियन की। तो मैंने बताया था कि अगर हम किसी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कराएं, ऐसे मान लो हमने फ्रीली सस्पेंड कराया, मान लो ये चीज है, अगर ये नीडल ऐसे सीधी होगी तो भी वर्टिकल प्लेन ये बोर्ड ही रहेगा ना। नीडल अगर ऐसे करके है तो प्लेन तो बोर्ड ही रहा ना। अरे नीडल की एक्सिस से पास होने वाला वर्टिकल प्लेन तो बोर्ड ही रहा ना। अब इस प्लेन में नीडल सीधी भी ऐसी रह सकती है, नीडल ऐसे डिप भी हो सकती है, मैं ये कह रहा हूँ सीधी भी रह सकती है और डिप भी हो सकती है। प्लेन तो तब बदलेगा जब नीडल पोजीशन ऐसे हो जाए, तब ये प्लेन अलग हो गया। भाई नीडल इस पोजीशन पे, ये प्लेन तो वही रहा ना, चाहे ऐसे हो तो भी प्लेन वही रहा। नीडल की पोजीशन जब ऐसे चेंज हो गई तो अलग प्लेन हो गया, ये अलग प्लेन था, ये अलग प्लेन है। तो चलिए, मैग्नेटिक मेरिडियन का मतलब इट इज द वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द एक्सिस ऑफ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट या मैग्नेटिक नीडल। तो एक तो ये टर्म याद कर लेना, मैग्नेटिक मेरिडियन। इसी तरह से एक दूसरा टर्म है ज्योग्राफिकल मेरिडियन। ज्योग्राफिकल मेरिडियन, it is the vertical plane which passes through the geographic north and अर्थ भी तो एक मैग्नेट है, उसका भी नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, उसकी भी एक मैग्नेटिक एक्सिस है। तो उसकी मैग्नेटिक एक्सिस से पास होने वाला जो वर्टिकल प्लेन होगा उसको हम क्या कहेंगे? ज्योग्राफिकल मेरिडियन। इट इज द वर्टिकल प्लेन पासिस थ्रू द ज्योग्राफिक मैग्नेटिक एक्सिस। इट इज द वर्टिकल प्लेन passing through the geographical magnetic axis। तो ये दोनों टर्म आपको याद होने चाहिए। अब देखो बहुत सरल शब्दों में समझिए। हमने मान लो मैग्नेटिक नीडल को सस्पेंड कराया, जैसे मान लो किसी भी प्लेन में आई, तो वो तो प्लेन हो गया मैग्नेटिक मेरिडियन। और अर्थ का जो मैग्नेट है, अर्थ आपको पता हल्की से ऐसी टिल्टेड है, तो अर्थ की जो ज्योग्राफिक प्लेन होगा जो नॉर्थ साउथ पास, वो तो थोड़ा सा तिरछा जाएगा ना, कॉमन सेंस की बात। अर्थ ऐसे सीधी नहीं है जो सीधा ऐसा प्लेन मार दो अर्थ का। अर्थ हल्की सी कैसी है, मुड़ी हुई है, तो अर्थ का जो मेरिडियन होगा वो थोड़ा सा एंगल बनाते हुए होगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब दोनों प्लेन कोइंसाइड नहीं होते। कौन कौन से? मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिकल मेरिडियन। एक खुली हुई किताब की तरह से होते हैं। देखो 1 मिनट, ये दोनों डेफिनेशन लिखनी हो तो मैं इनको बंद करूं। देखिए, ये मान लो मैग्नेटिक मेरिडियन है, एक प्लेन है जिसमें नेवी को सस्पेंड कराया। अब दूसरा जो प्लेन है, कुछ
कुछ भी बना सकते हो यार आप, ऐसे करके। ये दो अलग अलग प्लेन दिख रहे हैं आपको, ये दो अलग अलग, ये ज्योग्राफिकल मेरिडियन है GM, ये मैग्नेटिक मेरिडियन है MM। देखिए दोनों प्लेन कोइंसाइड नहीं है, उनके बीच में एंगल है। मैंने भी क्या बताया, एक प्लेन ये है, एक प्लेन यो है, तो दोनों प्लेन अलग अलग एंगल से हैं। देखो एक प्लेन ये हो गया, एक प्लेन ये हो गया। तो इस तरह से ये ज्योग्राफिकल मेरिडियन, ये मैग्नेटिक मेरिडियन। ध्यान रखने वाली बात है, ये जो एंगल है ना, दोनों प्लेन के बीच में एंगल है, इसको कहते हैं एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। तो सबसे पहली चीज एंगल ऑफ डेक्लिनेशन पे आइए। नंबर 1, द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड geographical meridian at any place is called as angle of declination। मतलब दोनों मेरिडियन के बीच में जो एंगल है उसको कहते हैं एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। अब जो मैं भी बता रहा था, ये आपका मैग्नेटिक मेरिडियन है, मतलब आपकी नीडल इसी प्लेन में होगी। तो मैंने कहा इस प्लेन में नीडल सीधी भी हो सकती है, मैंने कहा ना ये पेन ऐसे भी हो सकता है और ये पेन कोई एंगल भी बना सकता है। तो हमने मान लिया ये नीडल आपकी इस तरह से कोई एंगल बना रही है, ये वाला एंगल, देखो ये एंगल अल्फा है, ये एंगल थीटा है। देखो ध्यान से सुनिए, जो मैग्नेटिक मेरिडियन वाला प्लेन है उसमें नीडल है आपकी, हम नहीं कह रहे ये नीडल एंगल थीटा बना रही है, हम तो कह रहे बना सकती है। ये थीटा 0 भी हो सकता है, नीडल आपने अटकाई सीधी रही तो थीटा 0, मतलब अगर ये नीडल सीधी होती ऐसे, ये यहाँ पर होती थीटा 0 होता, और मान लो लटक के पूरी डिप हो जाती ऐसे करके, तो भी प्लेन तो बहुत ही था ना, तो ये थीटा 90 भी हो सकता। मतलब ये जो एंगल है ना, ये 0 से थीटा के बीच में, सॉरी 0 से 90 के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो चलिए अब यहीं पर आते हैं। ये जो एंगल आपको दिख रहा है, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल ये है, ये इसकी एक्सिस है, इसी को हम रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहते हैं। जिस डायरेक्शन में नीडल डिप होती है वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। तो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल की एक्सिस हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाती है, हॉरिजॉन्टल है, इसके साथ जो ये एंगल बनाती है इसको कहते हैं हम एंगल ऑफ डिप। तो देखिए दूसरा की है एंगल ऑफ डिप। द एंगल मेड बाय एक्सिस ऑफ फ्रीली सस्पेंडेड needle, angle made by the axis of the freely suspended needle with horizontal in magnetic meridian is called as angle of dip। फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल की एक्सिस हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाती है उसको कहते हैं एंगल ऑफ डिप। अब मैंने भी क्या बताया था, अगर ये नीडल इस तरह से सीधी होती, मतलब ये लाइन कहलाती है इक्वेटर लाइन और ये लाइन कहलाती है पोलर लाइन। तो इक्वेटर लाइन पे एंगल ऑफ डिप कितना होता है 0 एट इक्वेटर लाइन एंगल ऑफ डिप थीटा इक्वल टू कितना होगा 0, और एट पोल्स थीटा इक्वल टू 90। पोल्स पे एंगल ऑफ डिप 90 होगा, यहां शायद दिख नहीं रहा है तो मैं ऊपर लिख देता हूं, एट पोल्स एंगल ऑफ डिप थीटा विल बी 90। अगर आपकी मैग्नेटिक नीडल इक्वेटर के पैरेलल है, मतलब एंगल ऑफ डिप 0 है, नीडल आपकी डिप हुई नहीं और नीडल आपकी पूरी ऐसी डिप हो गई, मतलब
ये पोलर लाइन के पैरेलल हो गई मतलब, तो आपका एंगल ऑफ डिप कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो ये दूसरा था एंगल ऑफ डिप। अब तीसरी चीज़ है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। देखिए आप चाहो तो यहीं से देख सकते हो, नहीं तो हम अलग से छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं, उसमें हम बता देते हैं। चलिए हटा रहा हूँ इसको, आप नोट कर लीजिए। ओके, हो गया। तीसरी चीज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। देखिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे। हमने अभी बताया था, एक डायग्राम बनाया था, ये सिचुएशन थी। ये मैंने कहा था बी है, ये थीटा है, ये वही मैग्नेटिक मरीडियन वाला प्लेन बना दिया, ये बी है। तो यहाँ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा बी एच, यहाँ वर्टिकल कंपोनेंट होगा बी बी। इसको समझने में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, तो आपको पता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तीसरी चीज बी एच बराबर क्या होगा, हमें पता है बी कॉस थीटा होगा। और यहाँ बी लिखा है, ये एंगल थीटा है, तो एंगल के साथ कॉस कंपोनेंट आता है, ये बी है यहाँ, तो यहाँ बी कॉस थीटा आएगा, यहाँ बी साइन थीटा आएगा। एंड वर्टिकल कंपोनेंट बी बी जो आएगा वो आएगा बी साइन थीटा। तो हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों ही कंपोनेंट निकाल दिए। अगर इनको स्क्वायर करके हम ऐड करें, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, क्या मिलेगा, बी बी स्क्वायर प्लस बी एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। इस बात को समझ लेना अच्छे से। बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आएगा, बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, 1। एक रिजल्ट आ गया बी बराबर अंडर रूट ऑफ बी एच स्क्वायर प्लस, मैंने कहा ना इसमें छोटे मोटे जो न्यूमेरिकल बनेंगे यही फार्मूले हैं आपके सामने, और कुछ ज़्यादा है नहीं, और तो कहानियाँ ही थी। अगर हम डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग, देखो बी बी अपॉन बी एच लिख रहा हूँ, टेन थीटा थोड़ा आसान होगा, इसमें इसको भाग दे रहा हूँ, बी से भी कट जाएगा, टेन थीटा आ जाएगा। तो ये दो फार्मूले थे, ये कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, मतलब आपको कोई एक कंपोनेंट दिया गया दूसरा निकाल सकते हैं, एंगल ऑफ डिप दिया गया, ये दिया गया, वो दिया गया, तो इसमें छोटे मोटे क्वेश्चन मैं एक दो क्वेश्चन करता हूँ। चलिए ये नोट कर लो, फिर मैं एक दो क्वेश्चन करा देता हूँ ताकि आपका टॉपिक क्लियर हो जाए। हो गया, चलिए देखो क्वेश्चन। चलिए एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, एट एनी प्लेस हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स आर सेम। At any place horizontal and vertical components are same, किसी जगह पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट सेम है, then what will be, नंबर 1 एंगल ऑफ डिप, और दूसरा रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। देखिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट सेम है, मतलब बी बी बराबर बी एच, ये दिया गया है तो तुम्हें पता है बी बी अपॉन बी एच क्या होता है, टेन थीटा। ये दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर हैं, तो टेन थीटा कितना हो जाएगा, 1।
बी बी बराबर बी एच है तो कट जाएगा, तो टेन थीटा बराबर कितना आएगा 1, थीटा बराबर आ जाएगा 45 डिग्री। ये लो आगे एंगल ऑफ डिप, और ये थीटा एंगल ऑफ डिप ही तो है, अभी तो बताया था बी बी इक्वल टू बी एच कॉस थीटा बी साइन थीटा डिवाइड किया, थीटा क्या था एंगल ऑफ डिप ही था। रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बी बराबर अंडर रूट ऑफ बी एच स्क्वायर प्लस, अब ये बी एच और बी बी दोनों सेम है, बी रिजल्टेंट, अब बी एच बी बी दोनों सेम है, किसी को कुछ भी मान लो, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 बी एच स्क्वायर लिख दो, तो बी एच अंडर रूट 2 हो गया या बी बी अंडर रूट 2 हो गया, कुछ भी लिख दो, नेट मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम है तो सेम कुछ दिया गया होगा ना वैल्यू, वही वैल्यू में आएगी। आप इसको बी कह सकते हो, बी अंडर रूट 2, बी अंडर रूट 2 कह दो यार, बी 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 एच सेम है, कोई वैल्यू होगी ना उसकी, बी कुछ तो होगा ना, तो कहने का मतलब बिल्कुल सीधा सीधा सा क्वेश्चन है। तो चलिए एक क्वेश्चन और दे देता हूँ, हटा दो इसको, at any place horizontal component 0.3 gauss, पूरा नहीं लिख रहा हूँ, एंगल ऑफ टिप 60 डिग्री, फाइंड वर्टिकल कंपोनेंट एंड रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड बी बी एंड रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बी। तो बी एच दिया गया है, एंगल ऑफ डिप दिया गया है, तो बी तो डायरेक्ट आ जाएगा, बी एच बराबर क्या होता है बी कॉस थीटा, अभी तो बताया था हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बी कॉस थीटा के बराबर होता है। अब बी एच तुम्हें दिया गया है 0.3, बी निकालना है कॉस थीटा, ये ध्यान रखना 0.3 गॉस है, तो आंसर गॉस में ही आएगा, या इसको टेस्ला में कन्वर्ट कर लो, 10 की पावर -4 से मल्टीप्लाई कर दो, और कॉस थीटा, थीटा कितना है 60, कॉस 60 कितना होता है हाफ, बी इंटू हाफ, तो बी बराबर कितना हो जाएगा 0.6 गॉस। मैंने कहा ना टेस्ला कन्वर्ट करना, 10 की पावर -4 कर लेना। अब रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड लगा, बी भी पूछा गया, बी बी अपॉन बी एच इक्वल टू कुछ भी लगा दो, बी बी पता है निकालना है, बी एच पता है, थीटा पता तो भी आ जाएगा। आपके पास बी आ गया, बी एच पता है, बी बराबर अंडर रूट बी एच स्क्वायर प्लस बी बी स्क्वायर से निकाल लो, किसी से भी निकाल लो, आंसर तो आना ही है। तो बी बी बराबर बी एच टेन थीटा, बी एच कितना था 0.3 और 1060 कितना होता है आई थिंक √3, 1060 साइन 60 अपॉन कॉस 60 साइन, ठीक है, तो ये तो आंसर आ गया बी बी। तो कहने का मतलब है आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी आपके साथ, देख लेना कोई गड़बड़ नहीं हो जाए, 1060 √3 होता है। चलिए, तो ये था आज का वीडियो लेक्चर अर्थ मैग्नेटिज्म पे। मैं फिर बता रहा हूँ, इसको बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं, जो मैंने बताया उसी तरह से पढ़ना है। 3 एविडेंस जो ये शो करते हैं कि अर्थ मैग्नेटिज्म है, फिर 3 कॉज जो ये बताने के लिए पर्याप्त है कि अर्थ मैग्नेटिज्म किसकी वजह से है, फिर 3 एलिमेंट एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। दैट्स ऑल। छोटे मोटे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं जो मैंने सैम्पल एग्जाम्पल के तौर पे आपको करवा दिए। तो पढ़ाई करते रहिए, देखते रहिए चैनल, वीडियो सीक्वेंस में आ रहे हैं, अपना ध्यान रखिए, घर वालों का ध्यान रखिए, पढ़ाई जरूर करते रहना, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।